नमस्कार, बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के अभिनेता और एफटीआईए के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान जी। गजेंद्र जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। बंसल न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे याद किया और आज इस चर्चा में मैं शामिल हूं आपके साथ। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और गजेंद्र जी, हम जानते हैं कि एक अभिनेता की उसकी सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। जाहिर सी बात है, आपकी भी कोई ना कोई संघर्ष की कहानी होगी ही। जानना चाहेंगे आपसे संघर्ष के दिनों के बारे में। अ, सुमित जी, ऐसा है, मैं दिल्ली के एक देहात के एक छोटे से गांव खामपुर से बिलोंग करता हूं। जी। और यहाँ पे कहा जाता है कि मुंबई भी लोग सपने में नहीं देखते, हम्म। लेकिन 1982 में न जाने क्या हिम्मत ऊपर वाले ने मुझे दी, क्योंकि मैं कला के प्रति बहुत झुकाव था मेरा। स्कूल में, कॉलेजेस में मैं कल्चरल प्रोग्राम्स में एक्टिविटी करता रहता था। तो वो सब लेके मैं रोशन तनेजा साहब का एक्टिंग स्कूल मैंने मुंबई में ज्वाइन किया और बहुत लंबा संघर्ष मैंने करीब 6 साल का मुंबई में किया है। संघर्ष तो पूरे जिंदगी रहता है, लेकिन संघर्ष का रूप बदलता रहता है। तो वो जो 6 साल का, पहले 6 साल थे मेरे शुरुआती दौर के, वो बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। मैं अपने आप को प्लान करता रहा कि कैरियर को किस तरह से आगे लेके जाए। बिल्कुल। गजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आपको शौक था अभिनय का, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि परिवार वालों का काफ़ी सपोर्ट मिला होगा आपको ये एक्टिंग के दौर में। जो आपने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया होगा। देखिए, मेरी फैमिली वैसे तो ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन कुछ भी क्रिएटिव अगर हम करना चाहें जी। तो उसमें पूरा साथ देती है। मेरी फैमिली ने, मेरे पिताजी उस वक्त जिंदा थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे जी। ब्रदर्स ने बहुत सपोर्ट किया। पूरी फैमिली ने बहुत हिम्मत करके मेरे साथ खड़े रहे। और हमेशा यही फादर मुझे कहा करते थे कि वापस नहीं लौटना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उनका मूल मंत्र होता था कि जिंदगी में कहते हैं गड्ढे में ठहराया हुआ पानी जो है सड़ जाता है, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं एक्चुअली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कर चुका था और जी। हिंदुस्तान के चंद चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्होंने सीटी स्कैन स्पेशलाइजेशन किया था। तो वहां से लेकर एक कलाकार की जिंदगी जो है, बहुत बड़ा मोड़ मैंने लिया जिंदगी को, और मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। ये मेरे लिए बड़ी हिम्मत की बात है। बिल्कुल गजेंद्र जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि एम्स से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा करना, डॉक्टरी की पढ़ाई करना और उसके बाद एक्टिंग फील्ड में जाना, ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं आपने लिया। तो क्या आपके दिमाग में आया, क्या जहन में आया कि डॉक्टरी छोड़ के एक्टिंग में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा था कि मैं स्कूल में भी कल्चरल एक्टिविटीज में काम करता था। मुझे याद है 7वीं क्लास से मैंने श्रवण कुमार का रोल किया था जी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाया था। लेकिन जब मैं एम्स में आया तो वहां पे जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें एंकरशिप करता था, स्किट्स करता था और हर तरह से भाग लेता था। तो मेरे जो प्रोफेसर से, मेरे जो करीबी थे, वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मुंबई जाके स्ट्रगल करो, तुम डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। लेकिन मैं उस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। सिविल सर्विसेज में मेरा सक्सेस नहीं हो पाया, तो मैंने अब जिंदगी को एक नया मोड़ देने की कोशिश की। और ऐसा हुआ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं रोशन तनेजा साहब को दिल्ली में मिला और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मुंबई आके मैं उनके यहाँ एक्टिंग कोर्स करूं। उस समय एफटीआई में जो है एक्टिंग कोर्स बंद हो चुका था। तो मुझे मुंबई आके जो तनेजा साहब का एक्टर स्टूडियो था 1982 में, मैंने वो ज्वाइन किया, जिसमें मेरे बैच में गोविंदा थे, चंकी पांडे थे, आदित्य पांचोली थे, क्या नाम है उनका, कई नामी ग्रामी एक्टर मेरे बैच में थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़ा नाम भी कमाया। तो हम लोग सब साथ में स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करते करते ऐसा हुआ कि मुझे बीआर कैंप मुझे मिल गया, और बीआर कैंप में मैंने महाभारत से पहले भी काफी काम किया है। तो वो एक लाइन मुझे ऐसी मिल गई बीआर कैंप के माध्यम से कि जहां मुझे लगातार काम मिलता रहा। जी। गजेंद्र जी, एफटीआईआई के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। 2015 से 17 तक आप अध्यक्ष रहे एफटीआईआई के। तो उस दौरान मैं जानना चाहूँगा, कैसा अनुभव रहा आपका अध्यक्ष के दौरान? देखिए, मुझे जब भारत में सरकार बनी, मोदी सरकार, ये जी। बनी 26 मई 2014 को। लेकिन वहां पे एफटीआई में क्या होता है, अध्यक्ष हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है, 3 साल का बैच होता है। तो 3 मार्च 2014 को पिछले चेयरमैन साहब का टर्म खत्म हो चुका था और वो सीट खाली थी।
लेकिन मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ 9 जून 2015 को, मतलब 1 महीना, 1 साल 3 महीना मैं ऑलरेडी खो चुका था अपने टर्म का। और उसके बाद मुझे सिर्फ जो है स्टूडेंट्स की स्ट्राइक में 7-8 महीने चले गए, तो मुझे काम करने का अवसर मिला 1 साल 2 महीना। लेकिन मुझे वो 1-2 साल, 1 साल 2 महीने का ऐसा था कि मुझे लगा कि मेरे खिलाफ जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। हुँ, बेसिकली वो भारत सरकार के खिलाफ था। मोदी सरकार नई-नई आई थी, तो मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र कि जितने भी लोग मोदी सरकार जहाँ-जहाँ अपॉइंट करे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करो, उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करो। लेकिन सरकार मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ी थी, क्योंकि बहुत छानबीन के बाद मुझे अपॉइंट किया गया था और उन्हें यकीन था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो काम डेफिनिटली अच्छा करूँगा। और उसका ये सबसे बड़ा सबूत हुआ। देखिए, आज मैं आपके हुँ, माध्यम से कहना चाहूँगा, बंसल न्यूज़ के माध्यम से, बिल्कुल। कि मुझे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया, लेकिन सरकार मजबूती से खड़ी थी, इसलिए मुझे काम करने का अवसर मिला। पूरे मीडिया ने जब तक मेरा पीछा किया, जब तक मैं वहां ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब मेरी सीएजी रिपोर्ट 2017 में आई, जिसमें यह कहा गया कि गजेंद्र चौहान के टेन्योर में सबसे बेहतरीन काम हुआ है एज ए चेयरमैन, तो वो किसी ने आज तक दिखाया ही नहीं। किसी चैनल ने, किसी मीडिया वाले ने, किसी मीडिया के दोस्त ने कभी ये नहीं दिखाया। वो रिपोर्ट की कॉपी भी आज तक कभी डिस्प्ले नहीं की गई, जिसमें ये कहा गया था कि गजेंद्र चौहान ने बेहतरीन काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट है जो गूगल पे है, नेट पे है, 2017 की। तो मेरे लिए सबसे सुखद यात्रा में ये रहा कि मेरी जो रिपोर्ट आई, जो पार्लियामेंट में सबमिट हुई, उसमें ये कहा गया कि गजेंद्र चौहान ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जो पिछले 1960 से लेके आज तक जितने चेयरमैन हुए हैं, सबने कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हो सका। मैंने 27 दिन के अंदर अंदर वहां जो डिप्लोमा दिया जाता था स्टूडेंट्स को, उसको डिग्री में कन्वर्ट कराने का काम किया, और आज वहां पे मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स को मिलती है। मेरे लिए वो सबसे सुखद अनुभव है कि मेरे माध्यम से मैं उस डिप्लोमा को मास्टर्स डिग्री में कन्वर्ट करा सका, जिससे वहां के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है कि वो हायर स्टडीज के लिए विदेश जा सकते हैं, उसमें फर्दर स्टडीज कर सकते हैं सिनेमा में। तो वहां के बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर। बिल्कुल। गजेंद्र जी, बड़ी साफ़-गोई से आपने अपनी बात रखी है यहाँ पर। गजेंद्र जी, हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ पल-पल आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रगल के समय आपके सामने चुनौतियाँ कई आईं, और जब आप एफटीआई के अध्यक्ष भी रहे, तब भी चुनौतियाँ कई सामने आईं, आपके विवाद भी कई खड़े हुए। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे मज़बूत रखा उन परिस्थितियों में? देखिए, मैं बहुत बैलेंस्ड आदमी हूँ एक्चुअली। मैं जी, कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, बहुत हुँ, संयम और सहनशीलता से काम लेता हूँ, जो शायद महाभारत के मेरे उस किरदार में भी था। युधिष्ठिर, ये जी, मुझे ऑलरेडी मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मेरी फैमिली में हैं, कि हम लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो बेसिकली सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है। और सरकार जो है बेबी गवर्नमेंट थी तभी, नई-नई गवर्नमेंट बनी थी, जिसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा था कि उनके अपॉइंटेड जितने भी लोगों को हटे। लेकिन मुझे ये था कि मैंने उसको बड़ी संयम से बरता। आप अगर उस दौर को देखेंगे, उस 7 महीने की स्ट्राइक को देखेंगे, तो मैंने कभी भी एक दिन भी, एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं कहा जो मैंने स्टूडेंट्स के खिलाफ कहा हो। क्योंकि मुझे पता था ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ स्टाफ की वजह से, लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से वहाँ है। मुझे उनको पूरा करना है, और मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने उस दौरान, वो जो समय था मेरे पास, मैंने उसको 20-20 मैच की तरह खेला, और मेरे पास रन ज्यादा थे, ओवर कम थे, लेकिन मुझे वो रन बनाने थे। और उसका उसका रिजल्ट यही हुआ कि मैंने 23 बड़े काम वहां पे किए। हुँ, वहां पे जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो था, नए कोर्सेज शुरू किए, सेमेस्टर सिस्टम लेके आया, स्टूडेंट्स का नया कोर्स लेके आया, नए स्टूडियोज बनाए, नए इक्विपमेंट लेकर आया, नए रजिस्ट्रार, नया डीन, नया पूरा स्टाफ, नए हॉस्टल की फैसिलिटीज, नए कैमरे की फैसिलिटी, ये सारी चीजें मैंने एक लाइन अप करके उनको वन बाय वन सॉल्व करता चला गया। और खुशी की बात यह है कि बाद में स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज भी किया कि वी मिस यू सर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि जिसका विरोध किया जा रहा था, उसको आज वहां मिस किया जा रहा है। बिल्कुल। गजेंद्र जी, आपने जो भी चाहा, आपके जो आइडियाज़ थे, आपने जितनी कोशिश की, वहाँ पर आपने की एफटीआई में। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या सुधार की ज़रूरत आप देख रहे हैं अभी एफटीआई में, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको और सफलता मिल सके, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई वो कर सकें? क्या सुधार की ज़रूरत देखते हैं आप वहाँ पर अभी? देखिए, एक तो जो मेरा जब टर्म खत्म हुआ, तो हॉस्टल नया बनवाने की मैंने तैयारी की थी, और प्रोविजनल उसको मिनिस्ट्री से पास भी करवा दिया था। जी, अब उसमें आगे जो चेयरमैन आ रहे हैं, उनका काम है कि वो वहां पे ठहर के, रुक के काम करें। जो भी चेयरमैन आता है, जल्दबाजी में रहता है, भाग जाते हैं वहां से छोड़ के।
1 साल में अनुपम खेर साहब छोड़ के चले गए। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो उम्मीद होती है काम की, उसका बहुत नुकसान होता है कि एक चेयरमैन आया, उसको 3 साल काम करना है और वो 1 साल में चला गया। तो उससे जो काम की शुरुआतें होती हैं, वो रुक जाती हैं। तो इससे क्या स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसका नुकसान होता है। इसलिए सुधार की हमेशा ज़रूरत रहती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। वहाँ जो नए-नए इक्विपमेंट्स हैं, मैं बल्कि तारीफ़ करूँगा वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो मेरे टर्म में वहाँ पे आए, भूपेंद्र कैंथोला साहब, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और बहुत सारा नई-नई चीज़ें लेके आए। वीपी सिंह साहब जो अनुपम खेर साहब के बाद जो चेयरमैन बने, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। हुँ, इस तरह के लोग जो अपना समय दे सकें, अपना ज्ञान वहाँ बाँट सकें, उनको मिनिस्ट्री के माध्यम से नई-नई फैसिलिटीज़ दे सकें, नई-नई सुविधाएँ, नई-नई चीज़ें वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकें, ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत होती है एफटीआई की। आपको इतनी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं तो आपको चेयरमैन बना दिया जाए। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ बहुत हाई क्लास होनी चाहिए और मेरे पास वो सब इसलिए थी कि मैंने आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई में करीब-करीब 22 साल काम किया है। उस एसोसिएशन को जहाँ सारे आर्टिस्ट हमारे सदस्य होते हैं, उस एसोसिएशन में मैंने 22 साल काम किया है। मेरा वो अनुभव जो था, वो एफटीआई में मुझे बहुत काम आया। बिल्कुल। गजेंद्र जी, देश-प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी रुचि रखते हैं आप। मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो दौर में जो उपचुनाव हुए हैं, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। किस तरीके से देखते हैं आप ओवरऑल इस सियासी घटनाक्रम को? देखिए, मैं पहले तो बधाई दूँगा शिवराज जी को कि जी। उनके समय में जितने भी चुनाव हुए, उसमें बहुत बेहतर परफ़ॉर्मेंस बीजेपी ने किया है। हुँ, देखिए, बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, ये किसी की परिवार की पार्टी नहीं है। और इसलिए जो काबिल होता है वो उस जगह पे आके काम करने की कोशिश करता है। शिवराज सिंह जी को एक छोटा-सा जो बीच में गैप आ गया, उसकी वजह से बहुत सारे काम थोड़े पेंडिंग हो गए। अदरवाइज़ जो 15 साल से उनका टेन्योर चल रहा था, उसमें वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ बीजेपी में जो केंद्र सरकार होती है, वो राज्य सरकार जहाँ-जहाँ हमारी होती है, उसमें वो नज़र रखती है कि क्या काम अच्छे हो रहे हैं, क्या काम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए केंद्र की नज़र रहती है और वो उसमें बीच-बीच में दखल भी देती है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह जी इस मौजूदा हालत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश काफ़ी घूमा हूँ, वहाँ हुँ, की सिटीज़ को देखा हूँ, वहाँ की सड़कों को देखा हूँ, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और मुझे लगता है डेवलपमेंट की हमेशा ज़रूरत रहती है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उसमें काम तो चलते ही रहना चाहिए। आज जिस तरह से कोविड की सिचुएशन भी काफ़ी अच्छे से हैंडल की गई है, तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी के हैं, जी। बल्कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, जब भी कोई काम अच्छा नहीं होता है, तो मैं डेफ़िनेटली उसको ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डेफ़िनेटली अपनी बात रखता हूँ। तो मुझे लगता है इस समय अच्छा काम हो रहा है और यही कारण है कि वहाँ सीटें अच्छी मिली हैं। बिल्कुल। गजेंद्र जी, जो मध्य प्रदेश में हमने देखा, दल-बदल की सियासत हमने देखी। सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या दल-बदल लोकतंत्र के लिए कितना सही, कितना गलत? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मेरा जो अपना निजी मामला है, मैं जी। हमेशा पार्टी और विचारधारा को माँ-बाप की तरह लेता हूँ। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी विचारधारा में कोई खोट आ जाता है, आपकी लीडरशिप में खोट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि विचारधारा, अच्छी विचारधारा, काम करने वाली विचारधारा का साथ देने में या उसमें जाने में, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सिंधिया जी को अगर वहाँ सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, तो डेफ़िनिटली उन्होंने अपनी विचारधारा बदली और यहाँ आके काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी ये हुआ कि सीटें इतनी सारी आई हैं। दल बदल जो है हमेशा से राजनीति का एक हिस्सा रहा है और रहेगा भी, क्योंकि जब-जब आप किसी पार्टी से सैटिस्फाई नहीं होते, किसी विचारधारा से सैटिस्फाई नहीं होते, तो आप डेफिनिटली उस विचारधारा और उस पार्टी में जाना चाहेंगे, जहाँ आपको काम करने का अवसर मिले, जहाँ आपको अच्छा काम करने का अवसर मिले। तो मुझे लगता है सिंधिया जी ने बहुत अच्छा मूव किया है जी। और डेफिनिटली आने वाले समय में एक भविष्य दिखाई देता है मध्य प्रदेश में उनके अंदर। बिल्कुल। गजेंद्र जी, एमपी से मैं अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करना चाहूँगा। जो महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ, बात कहें हम सुशांत की बात करें या फिर शिवसेना और कंगना की टकराव की बात करें या फिर मैं ड्रग्स की बात करूँ, ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इन सभी मुद्दों को? देखिए गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, जी। क्योंकि वहां जो है इंडिविजुअली, जैसे आपने अगर देश में देखा होगा 2014 के बाद इतने सारे काम इसलिए हो पाए क्योंकि वो गठबंधन की सरकार नहीं है, एक पार्टी की सरकार है। जब तक आप सिंगल मेजोरिटी की सरकार नहीं लाएंगे, आप फैसले जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि सबकी सलाह लेनी पड़ती है और गठबंधन सरकार में हमेशा कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ये मजबूरी है क्योंकि 3 पार्टियां मिलकर एक सरकार चला रही हैं। अब उनमें मतभेद तो डेफिनेटली है, मनभेद भी होगा अंदर कहीं ना कहीं। सुशांत सिंह का जो मामला हुआ, वो आके एक स्टेज के बाद काफी स्लो पड़ गया। जब हुँ, तक उम्मीद थी कि लोगों को कि सीबीआई लेगी, टेक ओवर करेगी और उसका रिजल्ट जल्द से जल्द देगी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति हो गई है। उसके बाद कंगना का जो था वो बहुत निजी तौर पे चला गया, एक पर्सनल लेवल पे वो मुद्दा चला गया। और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी पर्सनल लेवल पे जाके किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये मेरी निजी सोच है। बिल्कुल। तीसरा, आपने कहा कि एनसीबी का, ड्रग्स जी, का, जी। ड्रग्स जो है, ड्रग्स के मामले में लेकर पूरे बॉलीवुड को मीडिया में बहुत बुरी तरह से उछाला गया। मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा रहा हूँ, मैं फेडरेशन का हिस्सा भी इस वक्त हूँ मौजूदा हुँ, हालात में फिल्म इंडस्ट्री के। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ लाखों लोग काम करते हैं जो बहुत ईमानदारी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवारों को पालते हैं। यहाँ सारा बॉलीवुड ड्रग्स में नहीं है, हुँ, कुछ परसेंटेज है। लेकिन बॉलीवुड मीडिया में मैंने देखा हमेशा एक शब्द को लेकर उछाला गया, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। हुँ, बॉलीवुड नहीं है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है और बहुत ही सम्मानित है। और यहाँ वो लोग रहते हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है और बहुत बड़े बड़े अवार्ड विश्व में मिले हैं। सारा बॉलीवुड ड्रग्स में नहीं हो सकता। एक एक अंश है, बहुत छोटा सा अंश है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। डेफिनेटली मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ कि ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स है, लेकिन उसकी सफाई भी हो रही है और उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस छोटे से अंश की वजह से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि अगर मीडिया का कोई गलत काम कर दे तो क्या हम पूरे मीडिया को उसके लिए दोषी ठहराएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। एक इसका उदाहरण भी है, राकेश शर्मा नाम का एक जर्नलिस्ट था जो नेपाल बॉर्डर पे कुछ खबरें पास करता हुआ अपने काउंटर पार्ट को नेपाल में पकड़ा गया था, जो चाइना खबरें पहुंचाते थे। हुँ, तो उसकी वजह से पूरे मीडिया को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता ना। हुँ, इसी तरह जो बॉलीवुड का नाम लिया जाता है, हमें तकलीफ होती है इस बात को लेकर। इसलिए पूरे बॉलीवुड को ना लेकर जो छोटा सा अंश जहां खराबियां हैं, जहां कमियां हैं, उनको दूर करने का जो रास्ता है, ड्रग्स एनसीबी ने उठाया है और मुझे लगता है एनसीबी इसमें सफलता लेकर आएगी। और बहुत सारी चीजें यहाँ जो सफाई होनी थी इन चीजों को लेकर, उसमें काम चल रहा है और उसमें डेफिनेटली इन सब ऑर्गेनाइजेशन को, सब एजेंसीज को सफलता मिलेगी। बिल्कुल, गजेंद्र जी, मीडिया की बात आपने की, तो मैं भी मीडिया की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। जो शिवसेना और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बीच जो हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और जो टकराव के हालात बने दोनों के बीच में, उसको किस तरीके से देखते हैं आप वहाँ पर? देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, जी, लोकतंत्र का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है मीडिया। लेकिन मीडिया में जब षड्यंत्र होने लगते हैं, और दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी पत्रकार को या किसी भी व्यक्ति को ये राइट किसने दे दिया कि आप किसी को भी पर्सनल खड़े होकर उसे भला बुरा कहें? जो संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हो, हुँ, चाहे कमिश्नर पुलिस हो या दूसरे पद के जो लोग हैं, उनको बड़ा बाइज्जत हमको नाम लेना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और मुझे लगता है कि समय है कि दोनों अपनी अपनी गलतियों को सुधार लें, ताकि जो खटपट हुई है, जो एक अनबन हुई है, उसको जो है ठीक ठाक किया जा सके, पत्रकार अपना काम करे और सरकार अपना काम करे। यही एक रास्ता निकलता है, वरना ये टकराव तो बढ़ता ही जाएगा और ये आगे जाके दोनों को ही नुकसान करेगा। बिल्कुल गजेंद्र जी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनके बारे में आपसे राय लेना चाहूँगा मैं। आपकी राय क्या है? कांग्रेस की तरफ से मतलब कांग्रेस में आप क्या देख रहे हैं? क्या हालात कांग्रेस के आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं, जो अभी के हालात यहाँ पर बने हुए हैं पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जी। उनके बड़े बड़े लीडर्स में खलबली है अंदर, हुँ, क्योंकि उनको एक अच्छा लीडर नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो हैं वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं कमियां हैं। उनके स्टेट्समेंट जो है बहुत वेग होते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो है मुझे लगता है एक लीडरशिप की, चेंज ऑफ लीडरशिप चाहिए कांग्रेस को। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी को एक बहुत अच्छे से संभाल सके, बड़ी हिम्मत के बाद युवाओं को जोड़ सके, युवाओं को लेकर आगे आ सके। तो ऐसे उनको आत्मचिंतन करना होगा इसके विषय में, वरना जो हालात पिछले इलेक्शन में वो शायद उससे भी बुरे होंगे अगले कांग्रेस के लिए। और इसका फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस देश की जनता जो है बीजेपी के साथ इस समय खड़ी है। और जब तक कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की अच्छे काम करती रहेगी, तो देश की जनता जो है हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल।
गजेंद्र जी, आखिर में महाभारत में आपके द्वारा निभाए गए युधिष्ठिर के किरदार के बारे में बातचीत करना चाहूँगा मैं। वो जो किरदार था, युधिष्ठिर का किरदार बहुत ही सहज था। युधिष्ठिर सहज थे, सरल थे और सत्य के पर्याय थे। तो उस किरदार को निभाने का अनुभव कैसा रहा आपका, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, महाभारत किसी एक किरदार की वजह से नहीं चली। जी। हर किरदार, हर कलाकार ने अपनी जगह अपने रोल को बखूबी निभाया है। तो एक ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था वो उभर के आया है। इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें राइटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, कैमरामैन का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कलाकार तो अंत में आते हैं। इसलिए मुझे जो रोल मिला, वो रोल बड़ा छानबीन के मिला। पहले मुझे कृष्ण के लिए रखा गया था, फिर बलराम के लिए कहा गया, फिर अंत में युधिष्ठिर की भूमिका मुझे करने को मिली। हमारे यहाँ डॉक्टर राय मासूम रजा साहब थे, रवि चोपड़ा साहब थे, जो हम लोगों को किरदारों के विषय में बहुत अच्छे से बताते थे। और उनकी जो निर्देश मिले, उनकी जो गाइडलाइंस हम लोगों को मिली, उसके आधार पे हमने अपने अपने रोल को उस मीटर में रखने की, उन पैरामीटर्स में रखने की कोशिश की। और इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना मान सम्मान इतने सालों के बाद भी, कोविड के समय भी रीटेलिकास्ट जब हुआ महाभारत, तो शायद पहले से भी अधिक प्यार जो है हम लोगों को दिया है। मैं देश की जनता को सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। और आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, बंसल न्यूज चैनल के माध्यम से, जी। कि तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले जितने भी हैं, उन बिल्कुल। सबका धन्यवाद, देश की जनता का धन्यवाद कि हम लोगों को महाभारत के माध्यम से, उस किरदार के माध्यम से इतना प्यार और सम्मान दिया है। बिल्कुल गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमको देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से बात रखी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।